6.69% से बढ़ा करके 16% पे ले आए हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये है कि इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री बहुत सॉलिड नंबर से ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है? आपके सामने है, जीडीपी बढ़ रही है और बाकी जो ट्रांज़ैक्शन का राइज़ है पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपके सामने है, 11% से बढ़ रहेगा। एसबीआई कार्ड की खुद की इंप्रेसिव ग्रोथ है, 27% की ग्रोथ आ रही है। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को। एसबीआई कार्ड्स पे बहुत लोगों के क्वेश्चन है। इसका Q4 का रिजल्ट आया है, उसके बाद में स्टॉक देख रहे हो आप, चल नहीं रहा है। काफ़ी लोगों ने ऊपर के भाव में खरीदा हुआ है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या बेच दें, अभी ये स्टॉक और परेशान करने वाला है। किसी ने 900 पे खरीदा है, किसी ने 800 पे खरीदा है और जो भाव यहाँ था 720 का आज की डेट में चल रहा है, वही भाव 4 साल पहले था। इतना पुराना भाव अभी भी मार्केट में मिल रहा है, स्टॉक में कोई तेजी नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ यही लगती है मुझे स्टॉक के अंदर कि अभी ये यहाँ सपोर्ट के पास है और सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगभग 700 के लेवल के आसपास, 10 पॉइंट ऊपर नीचे। तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया स्टॉक ने। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर से कि क्या-क्या है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसकी वैल्यूएशंस को देखेंगे। तो वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हो, कोई बाय की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी है, लोगों को कार्ड देती है और क्रेडिट कार्ड देने के बाद में उस पर इंटरेस्ट कमाती है, जो इंटरेस्ट कस्टमर्स पे करते हैं, चाहे वो ईएमआई बनाए उसके ऊपर, चाहे वो ट्रांजेक्शन फेल कर दे पे करना, मतलब जो जिसमें डिले हो जाता है, कई बार लेट पेमेंट्स आती हैं और ये लोग चार्जेस वगैरह भी कमाते हैं, तो उससे इनको एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 68,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी को देखोगे 28 पे नजर आता है और 28 का स्टॉक पी अगर आप इसको इसी के स्टॉक पी से कंपेयर करोगे तो मैंने मैक्सिमम पे लगा रखा है, आप देख सकते हो 119 का वैल्यूएशन पे ट्रेड कर चुका है। इसका मीडियन 51 का हैगा पी का और ये आज आपको 28 के पी पे मिल रहा है, मतलब लोएस्ट मिल रहा है। पी बहुत सस्ता है इसके कंपैरिजन के अंदर। आरओसी 12.5% है, ठीक ठाक है। आरओई हेल्दी है, 22% पर है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों देख रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर डेट है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स जिस कंपनी के अंदर डेट होती है उस कंपनी के अंदर बुक वैल्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसके पास में खुद का कितना पैसा हैगा बुक्स के अंदर और कितना पैसा मार्केट में घुमा के कमा पा रहे हैं। तो अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू घटती जा रही है। इसकी जो प्राइस था उसके कंपैरिजन में पहले बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस 19 पॉइंट्स तक जा चुका था। फिर बुक वैल्यू इंप्रूव होती गई लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ा और यहाँ पे प्राइस टू बुक नीचे आता गया। कहने का मतलब क्या है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि प्राइस जो है उसमें कोई तेजी नहीं दिख रही है लेकिन बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट दिख रही है। समझने वाली चीज ये है, जो बैलेंस शीट यहाँ पे आप दिख रहे हो लगभग लगभग इनके पास में रिजर्व जो थे वो 181 करोड़ के थे, यहाँ पे 11,000 करोड़ के रिजर्व इनके खुद के हो चुके हैं। इनकम जो है कंपनी की 2400 करोड़ पे हो गई है, हाईएस्ट एवर इनकम कंपनी ने कर ली है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे 2020 से भी और या 2019 से भी तो डबल से ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू हो चुका है। लेकिन प्राइस में तेजी नहीं बन रही है तो इसीलिए प्राइस टू बुक कम हो गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर इस कंपनी के एंगल से, मतलब वैल्यूएशन जो है सस्ता मिल रहा है या फिर आप कह सकते हो ठीक ठाक मिल रहा है हमें इस लेवल पे। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो रेवेन्यू आप देखोगे अगर तो 4300 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले मार्च से कंपेयर करोगे तो 3700 से 4300, 22 टू 24% की ग्रोथ कंपनी ने यहाँ करी है। और मैं इसको मार्च टू मार्च इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज समझनी जरूरी है। ये एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है। क्रेडिट कार्ड सीजनैलिटी के बेसिस पे चलता है। सीजनैलिटी क्यों होती है इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल जो दिसंबर का महीना होता है वो एक विंटर सीजन होता है इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं उसके अंदर। उसमें क्रिसमस होता है, दिवाली होती है, लोग शॉपिंग करते हैं, लोग न्यू ईयर पे शॉपिंग करते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। तो इसलिए अगर आप रेवेन्यू देखोगे यहाँ पे तो दिसंबर का हाईएस्ट आपको दिखेगा और बाकी के और सीजन का थोड़ा सा कम दिखेगा। तो एक सीजनैलिटी नाम की चीज है इसीलिए। लेकिन मार्च टू मार्च कंपैरिजन में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ 18% है, फाइनेंसिंग मार्जिन यहाँ 19% है। क्यों है ये इम्पैक्ट? तो ये इम्पैक्ट बेसिकली देखो मार्जिन यहाँ पे इसीलिए बढ़ गया। हो सकता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा रहा हो, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी जो डिस्काउंट वगैरह देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है लेकिन जो डिस्काउंट से लोग अपने कस्टमर को देते हैं उसके बेसिस पे जो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इनका कॉस्ट टू इनकम भी वेरी करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 51% है, अभी तक कम दिख रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। क्यों है कम? क्योंकि जो डिस्काउंट ये लोग कस्टमर को देते हैं, जो चार्जेस वगैरह कमाते हैं, हो सकता है चार्जेस बढ़ा दियो, डिस्काउंट्स कम कर दियो, इसलिए इनकम यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम जो खर्चा है वो कम दिखता है। बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पे देखो आप हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर, पिछले किसी भी क्वार्टर में इतना प्रॉफिट नहीं किया। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे ईपीएस जिसके भाव बेसिस पे ये स्टॉक का प्राइस चलता है, हाईएस्ट एवर है 6.97। तो वैल्यूएशन तो यहाँ पे भी क्वार्टरली बेसिस पे भी हेल्दी है, एनुअल बेसिस पे भी ठीक ठाक है। आप देख सकते हो 2400 करोड़ का प्रॉफिट किया है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया है।
बैलेंस शीट मैंने आपको दिखा दी, 11,000 करोड़ के खुद के रिजर्व्स हैं, 39,000 करोड़ की इन पे बोरिंग्स हैं, जो कि होंगी भी क्योंकि कस्टमर को पे करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा मार्केट से आता है और उसी को आगे रोटेट किया जाता है, तो ये एक एनबीएफसी की तरह ही चलता हैगा। बात करें इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। 68% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, ठीक है? प्रमोटर ने बहुत थोड़ा-सा स्टेक यहाँ बेचा हैगा 1% के आसपास। एफआईआई ने भी स्टेक बेचा है, 12% से घटा करके स्टेक 8.5% पे एफआईआई ले आया है। और एफआईआई का स्टेक इसीलिए भी कम होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, तो काफ़ी स्टॉक्स में से एफआईआई अपना स्टेक बेच-बेच के अपना पैसा निकाल करके वापस लेकर के जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पैसा जो है एफआईआई का कम होता हुआ दिख रहा है। डीआई का स्टेक बहुत बढ़ रहा है, मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो फंड हाउसेस वगैरह हों, 6.69% से बढ़ा करके 16% पे ले आए हैं। आपके सामने है, 6% से बढ़ के 16% और पब्लिक का घट गया, 11% से घट के 6%। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था और म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीद रहे थे। अब जो रिटेलर है वो माल बेच के निकल रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स रिटेलर फँस जाता है, उसको लगता है स्टॉक का भाव नहीं चल रहा है, इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी कोई और कंपनी में मिल जाएगी। तो मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ स्टॉक खरीदने के लिए, मैं सिर्फ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो समझा रहा हूँ और आपके सामने है वो चीज़। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, कॉस्ट ऑफ फंड जो है 7.4% है। कॉस्ट ऑफ फंड का मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फंड का मीनिंग ये होता है, जो ये लोग बोरिंग्स लेते हैं, बाज़ार से पैसा उठाते हैं, तो उसके लिए कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस बार 7.4% का इंटरेस्ट इन्होंने इस क्वार्टर में पे किया है। पिछले क्वार्टर में 7.6 था। इसकी वजह से इनकी अर्निंग्स जो है थोड़ी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है? अर्निंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, तो बताया है कि अगले क्वार्टर के अंदर हो सकता है इनका कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा-सा बढ़ जाए। ये 7.4% से और इंक्रीज़ हो जाए। क्यों इंक्रीज़ हो जाए? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी घटना शुरू नहीं हुआ है। इनको उम्मीद है कि इस वाले क्वार्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा और बढ़ेगा, थोड़ा पीक आउट होगा, उसके बाद घटना शुरू होगा। तो इसलिए इनकी जो एक कॉस्ट है वो बढ़ेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाएगा। क्यों घटेगा? जब कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपकी पैसा आपको बाहर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो जो मार्जिन आप कमाते हो वो डेफिनिटली आपके पास कम रहेगा। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, 10-20 बेसिस पॉइंट का रहेगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 51% है। इनकम मतलब जो खर्चा किया है, इस बार 51 है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि बी2बी स्पेंड्स जो है वो आरबीआई ने स्टॉप कर दिए हैंगे। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। मिड फेब में स्टॉप किया था। क्यों स्टॉप किया था? कुछ वीज़ा कार्ड्स के ऊपर रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर, तो आरबीआई ने एसबीआई कार्ड और बाकी सभी जो वीज़ा कार्ड वाली कंपनीज़ हैं उनको बोला कि आपको स्टॉप करना चाहिए इन बी2बी पेमेंट्स को। कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, उनको पहले सॉल्व करते हैं बैकएंड में, आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद में वापस से शुरू करेंगे। तो इनका कहना है कि कंपनी उस पे काम कर रही है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको नॉर्मलाइज़ होने के लिए जून-जुलाई तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने के लिए। बात करें कि इसके अंदर कंपनी ने और क्या चीज़ें हमें बताई हैंगी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो देखो बात होती है यहाँ पे कि ये कंपनी पहली बात तो नंबर 2nd कंपनी है पूरी इंडिया के अंदर जो भी नंबर ऑफ कार्ड्स ये लोग देते हैं। दूसरी चीज़, इनके पास में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा हैंगे। इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स एक्वायर किए, आप देख रहे हो, इस क्वार्टर में सिर्फ। और पूरे साल में 44 लाख कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। तो बहुत बड़ा नंबर एक कस्टमर बेस इन्होंने पूरे साल में एक्वायर किया है और बहुत सिलेक्टिवली एक्वायर कर रहे हैं ताकि कोई कस्टमर जो है पेमेंट्स इनकी लेके भागे नहीं, क्योंकि काफ़ी कस्टमर जो डेलिक्वेंसी बिहेवियर कहते हैं इनको टेक्निकल टर्म्स के अंदर। डेलिक्वेंसी बिहेवियर का मतलब कार्ड ले लिया, पेमेंट नहीं करी लेकिन खर्चा करने के बाद। तो वो चीज़ें कम से कम हो, क्योंकि एनपीएज़ हो जाते हैं। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस एनपीए जो था कोरोना के दौरान में, जो कोविड था 2021 के अंदर, 4.99% तक ये नंबर बढ़ गया था, जबकि एनपीए हमेशा कम होना चाहिए। फिर इन्होंने अच्छा काम किया, मैनेजमेंट ने अपनी रिकवरीज़ वगैरह थोड़ी तेज़ करी, लेकिन वापस से 2.76% पे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा कस्टमर बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी बिहेवियर भी उसके अंदर बढ़ रहा है, कस्टमर जो पेमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे हैं। एनपीए आपके सामने है 0.9%, नेट एनपीए। नेट एनपीए मतलब जो राइट ऑफ इन्होंने किया हैगा, मतलब ये पैसा तो अब रिकवर नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो ये है कि इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री बहुत सॉलिड नंबर से ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है? आपके सामने है, जीडीपी बढ़ रही है और बाकी जो ट्रांज़ैक्शन का राइज़ है पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपके सामने है, 11% से बढ़ रहा है। एसबीआई कार्ड की खुद की इंप्रेसिव ग्रोथ है, 27% की ग्रोथ आ रही है। आप खुद समझदार हो, आप खुद लॉजिक लगाओ कि आपके आस-पास में क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले लोग कितने हैं? अगर आप खुद भी यूज़ करते हो, तो किन-किन चीज़ों के ऊपर यूज़ करते हो? आप पेट्रोल डलवाते हो, आप शॉपिंग करते हो, क्या खर्चे करते हो? आपको ऑफर्स मिलते हैं अमेज़न वगैरह पे, ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे, किन-किन कार्ड्स के ज़रिए आप लोग करते हो? चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो। बाकी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, रिलायंस एसबीआई कार्ड, टाइटन एसबीआई कार्ड, इन्होंने 2200 से ज़्यादा ऑफर्स निकाले हैं पूरे साल में।
ठीक है? बाकी की मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, आपके सामने है। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी ऊपर-नीचे होंगी, जैसे कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा बढ़ सकता है और जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है थोड़ा-सा वो भी बढ़ सकता है। और कुछ नहीं है इसके अंदर बाकी देखने वाला, बाकी इनकी बात जो हो रखी है इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर रिगार्डिंगली कितना आगे जाकर के हम रेट कट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेट कट जो है अकॉर्डिंग टू एसबीआई कार्ड्स के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली रेट कट हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 के अंदर। क्वार्टर 3 में ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि यूएस फेड को मैं भी ट्रैक करता हूँ और यूएस फेड जब करेगा तभी इंडिया के अंदर होगा। और जब रेट कट होगा तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएँगे। क्यों बढ़ जाएँगे? क्योंकि मैंने आपको बीच में समझाया था, ये जो बोरिंग्स हैं, इसके ऊपर जो ब्याज ये लोग पे कर रहे हैं, ये नंबर घटेगा। जब ये खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। ज़्यादा कुछ तो कहानी करने वाला है नहीं, ठीक है? स्टॉक अच्छा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये छोटी-मोटी चीज़ है, एक आधा क्वार्टर में ऊपर, एक आधा क्वार्टर में नीचे, कॉस्ट टू इनकम थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। जिसका 5 साल का व्यू है, मुझे नहीं लगता उसको लोड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके पास में एक अच्छी कंपनी है जो कि ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो कार्ड का एक स्पेंड जो एक स्टाइल है थोड़ा-सा और चेंज हो जाएगा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को आगे-आगे चेंज करती रहेंगी, क्रेडिट कार्ड में अलग-अलग ऑफर्स लाती रहेंगी, कस्टमर से खर्चा करवाती रहेंगी। ऑफ कोर्स जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम रातों-रात तो बढ़ेगा नहीं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में। पर कैपिटा इनकम के चेंजेस आपको साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल में देखने को मिलते हैं। तो 3 साल, 5 साल के अंदर मुझे लगता है ये कंपनी और अच्छा करेगी। जब 2500 से बढ़ के पर कैपिटा 4000, 5000 की तरफ बढ़ेगा, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम के साथ-साथ यहाँ आपको बढ़त देखने को मिलेगी। बाकी सपोर्ट की बात करें टेक्निकली, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। खरीदना है, नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो। टेक्निकल के अकॉर्डिंगली 670 अभी भी सपोर्ट ही है, वैसे तो 700 के भाव के आस-पास सपोर्ट था, थोड़ा-सा नीचे आया था। तो ये एक सपोर्ट के पास में मिल रहा है अभी आपको। ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो 1100 का है, लेकिन ऑल टाइम हाई के लिए स्विंग करने के लिए आप किसी भी स्टॉक को मत खरीदो। खरीदना है तो 5 साल एक मल्टी बैगर बनाने के लिए खरीदो, कि 5 साल में जब कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस दे और प्रॉफिट्स वगैरह करे, तो आपको एक अच्छा रन अप स्टॉक के अंदर मिले। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस, यही है पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल। कोई क्वेश्चन हो अगर आपका स्टॉक के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट के अंदर, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप हेल्प हुई है, इससे कुछ समझ में आया आप लोगों को, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें, मुझे उससे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। जो भी एनालिसिस वगैरह मैं करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट से। बाकी ये कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें आप, उससे आपको ज़रूर आइडिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल, लॉन्ग टर्म व्यू हम लोग कवर करते हैं। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टॉक के रिगार्डिंग मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।